जब ये आर्टिकल इसमें बने सारे, तब शुरू में 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन आज भी आपसे कोई पूछे कि आज कितने आर्टिकल हैं, तभी भी आप यही बताइएगा कि 395 ही हैं। इसका लास्ट नंबर आज भी 395 ही है। लेकिन आप सोचोगे कि बहुत सारे आर्टिकल आ गए, बहुत सारे चैप्टर्स आ गए, एंसिलरी पार्ट बढ़ गया है। जैसे आपने आईपीसी पढ़ी, आईपीसी में कोई पूछता है कितने सेक्शन है, तब आप कहते हो 511। तब आप क्या कहते हो? 511। लेकिन उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे 376 ABCD है ना। तो ये एंसिलरी सेक्शंस हैं। ऐसे ही एंसिलरी आर्टिकल्स भी हैं। तो उन आर्टिकल्स के वो नंबर उस रूप में संख्या की दृष्टि से मायने नहीं रखते। संख्या की दृष्टि से जो मायने रखता है वो 395 ही है, लास्ट नंबर। अब जैसे एक और चीज़ समझ लीजिए, कभी आपसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? तभी भी आप ये जवाब देंगे कि उसमें 238 सेक्शंस हैं। जबकि आपको पता है कि 76 से लेकर 76, 77, 78 ये सेक्शन है ही नहीं हुआ। लेकिन लास्ट नंबर कौन सा है? 238। तो आप क्या बोलेंगे? 238 सेक्शंस। लास्ट नंबर एक्ट में हमेशा उस एक्ट के संख्या को दर्शाता है। उसमें इतने सेक्शन हैं, इतने आर्टिकल हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमेशा लास्ट नंबर को आर्टिकल कभी पूछे तो आप उसी को बताइएगा। ऐसे ही 22 भागों में विभक्त है। पहले कम थे, बाद में और बढ़े। पहले शुरू में 8 ही शेड्यूल होते थे, आज इसके शेड्यूल्स की संख्या बढ़ गई। आज 12 शेड्यूल हैं इसमें, आज इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। तो इस तरह ये एक्ट बना हुआ है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, भारत के संविधान के संबंध में ये कहा जाता है कि ये इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट क्यों है? इससे छोटे भी हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर में हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में ये कहा जाता है कि ये बड़ा संविधान है। बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तब हमने ये सोची कि समस्याएं कम से कम आएँ, क्योंकि हम नए स्वतंत्र देश हैं। फिर कोई ऐसी समस्या ना आ जाए जिससे कुछ लोग फिर आके हमारा कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखने की कोशिश की। ज़्यादा बड़ी तो ज़्यादा हिस्सा हमने लिया। उसमें हमने क्या हिस्सा लिया? हमने ये बताने की कोशिश की, नागरिकों के संबंध में, सिटीजन्स के संबंध में बताया कि दीज आर सिटीजन्स। क्योंकि भारत का पार्टीशन हुआ था और उस पार्टीशन में कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे और कुछ लोग भारत में ही थे। कुछ विदेशी भी भारत में आए थे। आपको पता है विदेशी तो दुनिया भर के भारत में आए, दुनिया भर के। लेकिन हम खास तौर से 4 विदेशियों की खास बात करते हैं। जो ब्रिटेन से लोग आए वो ब्रिटिश कहलाए, जिन्होंने मैक्सिमम एरिया पर राज किया।
जो फ्रांस से लोग आए वो फ्रांसीसी कहलाए। पांडिचेरी वगैरह पे उनका छोटा ही शासन रह गया था, वहाँ उनका शासन रहा, वो फ्रांसीसी थे। आपको ध्यान आ रहा होगा, डुप्ले का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। डुप्ले की असफलता के कारण बताइए, वैसे बचपन पढ़ते थे। डुप्ले कौन था? डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर। जैसे भारत में गवर्नर अंग्रेज थे, ऐसे ही डच आए जो हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड वालों ने भी भारत में शासन किया, डच आए। ऐसे ही पुर्तगाली भारत में आए, और पुर्तगाली सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए। गोवा में लास्ट तक शासन करते रहे थे, फिर उनको यहाँ से भगाया था। पुर्तगाल के लोग थे, गोवा में लास्ट तक शासन करते रहे। गोवा की संस्कृति को लगभग हिंदू संस्कृति से चेंज करके क्रिश्चियन संस्कृति में बदल दिया था। आप देखोगे छोटी छोटी जगह हैं, जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, इन जगहों में क्रिश्चियन संस्कृति ज़्यादा है, क्योंकि ये पोर्ट होते थे जहाँ से व्यापार होता था, और उस व्यापारिक गतिविधि में इन पोर्ट पर ही समृद्धि थी, और वहीं उन व्यापारियों ने अपना डेरा जमा लिया था, वो नगर उनके हो गए थे। तो जो लोग भारत में आए, उन लोगों को जब भारत में आए तो कुछ लोग खुले दिमाग के भी थे, और खुले दिमाग का होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं माना। पुरानी परंपराओं को मानने वाले, पुरानी परंपराओं को मानने वाले या नई परंपराओं को मानने वाले कौन अच्छे होते हैं, कौन बुरे होते हैं, इस पर मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बता रहा हूँ, खुले दिमाग के वो लोग थे जिन्होंने पुरानी परंपराओं को नहीं माना। उन्होंने, जो बहुत सारी महिलाएं बाहर से आई, उन्होंने भारतीयों से विवाह कर लिया। भारतीयों ने उन महिलाओं से विवाह कर लिया, यहाँ की कुछ महिलाओं ने भी उनसे विवाह कर लिया। वो एंग्लो इंडियन कहलाए। क्या कहलाए? एंग्लो इंडियन। अब उनको भी हमें यहाँ रखना था, चूंकि इस धरती पे ही वो रह रहे थे, भारत की धरती पे, तो उन सब के लिए, इन सब के लिए कानून बनाना पड़ा, और उसको संविधान का हिस्सा देना पड़ा। क्योंकि हम लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र और जितने भी तंत्र चलते हैं, जितने भी सिस्टम चलते हैं, उनमें एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन हम ये कहें कि 100% आदर्श व्यवस्था है, हम ये नहीं कह सकते। कभी कभी लोग कहते हैं भीड़ तंत्र भी है। जो भीड़ को पटाना जानता है, भीड़ उसकी तरफ हो जाएगी। आप कोई दूसरी पूजा पद्धति, अब भीड़ क्या, पटाने वाला क्या देखता है? पटाने वाला देखता है कि ये पटेगा कैसे। ये जाति से पट सकता है, धर्म से पट सकता है, क्षेत्र से पट सकता है, और भी कोई तरीका हो सकता है। कोई प्रलोभन से पट सकता है, कोई फ्री देने से पट सकता है। तो भीड़ पटाई जाती है, और फिर भीड़ वोट देती है। और आपकी पूजा पद्धति, आपका क्षेत्र ऐसा नहीं है, तो क्या हो सकता है? आप भीड़ से डिसर्टेड हो सकते हैं, आपका मत अलग हो सकता है, भीड़ का मत एक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी बहुत सारी बुराइयां हैं। लेकिन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग कम हैं, इसलिए उन्हें ये बताया कि दीज आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन्हें आप ऐसे नहीं हटा सकते, भीड़ को बरगला कर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो सिटीजनशिप के संबंध में प्रोविजन बनाए। अब सिटीजन्स को जब तक
आप कुछ ऐसे अधिकार नहीं देंगे कि उन अधिकारों से चूंकि भीड़ तंत्र में सरकार हो सकता है कि आपकी विरोधी हो जाए। मान लो एक सरकार, दो सरकार, तीन सरकार अलग अलग स्वरूप की बनती हैं। जैसे एक सरकार बनती है कि मैं तो कम्युनिस्ट सिस्टम को वरीयता दूंगा, एक सरकार बनती है कि मैं तो धर्म विरोधी व्यवस्था को जगह दूंगा। एक सिस्टम बनता है कि मैं तो धर्म को प्रायोरिटी दूंगा। तो अलग अलग सरकारें बनी, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हुई। तो जब सरकार हिंदूवादी हो जाएगी तो वो मुस्लिमों को परेशान कर सकती है, क्योंकि लोग भी उनके होंगे। मुस्लिमवादी हो जाएगी तो हिंदुओं को परेशान कर सकती है, क्योंकि लोग उनके होंगे। कम्युनिस्ट हो जाएंगे, वो दोनों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग होंगे। इसलिए सारे लोग जो भारत में जो सिटीजन्स हैं, उनके ऐसे अधिकार जो उनके जीवन के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, ऐसे अधिकार उन्हें दिए गए और जिसे एक जगह दी गई जिसका नाम रखा फंडामेंटल राइट्स। अब चूंकि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सिटीजन नहीं है, भारत में घूमने ही आए, लेकिन भारत में शासन किसका है? रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? एक आदमी ने चाकू मारा जो सिटीजन है, और दूसरा आदमी जो सिटीजन नहीं है उसने भी भारत में किसी के चाकू मारा, दोनों ही पनिश किए जाएंगे, एक ही तरह पनिश किए जाएंगे, दोनों पर एक जैसी धारा लगेंगी। तो हम बात करते हैं कि ये सिटीजन्स के अलावा भी ऐसे लोगों को भी मूल अधिकार दिए गए। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स तो हों आपके पास, लेकिन उन्हें पाने का आपके पास कोई तरीका ना हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पाने के तरीके को भी फंडामेंटल राइट ही बनाया। तो एक तरह से फंडामेंटल राइट को जगह दी गई। ऐसे ही क्योंकि सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकार का काम, जैसे अलग अलग सरकारों में अलग अलग नीतियां होती हैं, हर सरकार अपनी नीति अपनाती है। हर सरकार का मन होता है कि हम देश को ऐसे ऐसे विकसित करेंगे, लेकिन विचारधारा अलग अलग होने का मतलब ये भी है कि रास्ता अलग अलग है। मान लो एक सरकार आई, 10 साल रही, उसने 10 साल में देश को इधर खींचा। एक दूसरी विचारधारा की सरकार आई, उसने 10 साल फिर देश को इधर खींचा। और एक तीसरी सरकार आई, उसने देश को फिर इधर खींचा। देश कहाँ पहुंचा? कहीं नहीं पहुंचा, खींचा खांची में रह गया। तो खींचा खांची में न रह जाए, इसके लिए संविधान में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की कि ये देश कैसे चले, कौन सी राह पर चले। अलग अलग विचारधाराओं के लोग आ भी जाएं तो रास्ता तो आपको इसी पर चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम जा रहे हैं इस रास्ते पर, तो आपको विचारधारा आपकी हो सकती है, आप थोड़ा टेढ़े मेढ़े चल लो, उतनी ही परमिशन है, इससे ज़्यादा परमिशन नहीं है, रास्ता यही रहेगा। अलग अलग रास्ते बनने नहीं दिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को निर्देश देता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को भी, सरकार को भी वो निर्देश देते हैं कि नहीं, आपको इस रास्ते पे जाना है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं
कि दुनिया में सबसे समृद्ध देश हो जाए, ये भारत के संविधान का, भारत के राजधर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर का, लोक कल्याणकारी राज्य का। लोक कल्याण का मतलब क्या है? लोक माने जनता, पब्लिक, कि हम पब्लिक के फेवरेबल काम करें, पब्लिक के फेवरेबल काम करें। जैसे कहा जाता है विकास, लेकिन अति विकास भी कोई अच्छी अवधारणा नहीं है। क्यों नहीं है? अति विकास अच्छी अवधारणा क्यों नहीं है? विकास, जो चीज भी विकास का है वो लोगों की एनर्जी है। जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए वो घर से थोड़ी ही ला रहे थे कमा के। क्या वो हल चला रहे थे? क्या वो व्यापार कर रहे थे? किसी ने नहीं किया। तो उनके पास आने वाला पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा सिर्फ टैक्स का था। कहाँ का था? टैक्स। या पहले सरकार व्यापार भी करती थी। जैसे व्यापार कैसे? आपने देखा होगा कि सरकार बसें चलाती थी, सरकारी बसें। सरकार अभी भी रेल चलाती है। पहले सरकार हवाई जहाज भी चलाती थी। सरकार बहुत सारे काम करती थी। जैसे सरकार पहले ट्रैक्टर भी बनाती थी, सरकार पहले घड़ियाँ भी बनाती थी। हिंदुस्तान मोटर टूल्स के नाम से पहले भी बनाती थी, सरकारी कंपनियाँ होती थी। HMT, पहले घड़ी आती थी ना, HMT। ट्रैक्टर भी आता था, HMT। पहले घड़ी और ट्रैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस समय वो बनाए जाते थे। सरकार टेलीफोन अभी भी प्रोवाइड कराती है। तो इससे क्या था? सरकार भी व्यापार कर रही थी, उससे भी पैसा आ रहा था और उससे लोक कल्याण कर रही थी। बाद में नई सरकारें आई, जैसे वाजपेयी जी आए, मोदी जी भी आए। इन्होंने क्या कहा? सोचा कि नहीं, सरकार व्यापार नहीं करेगी, सरकार सिर्फ टैक्स लेगी, व्यापार जनता को करने दिया जाए। तो क्या करें? तो जो जो सरकार अब तक व्यापार करती रही थी उन सबको बेच दो। क्या बेच दो? अब तक सरकार 70 साल में, 75 साल में बहुत सारा विकास, बहुत भारी संख्या में बहुत भारी विकास रहा। हम कहते हैं वो तो राजनीतिक बात है, विकास नहीं रहा। 1947 से अब तक की स्थिति देखी जाए तो 1947 में जो स्थितियां थीं उन स्थितियों में बहुत परिवर्तन आया। जैसे हवाई अड्डे बने, रेलें बनी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे। इन सारी चीज़ों को नई सरकार सोचती है इन्हें बेच दो, लोग अपना काम करेंगे, जिन्हें काम करना होगा वो इनमें काम करेंगे और इनको सबको बेच दो। लेकिन अब कभी कभी कहा जाता है बेरोजगारी। बेरोजगारी में लोगों का दिमाग में एक बात आती है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो बेरोजगार है। क्योंकि पहले ऐसी ही स्थिति थी। रोजगार दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, कंपनियों में भी रोजगार हैं। अब आप देखोगे भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उससे भी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं। पहले सरकार की कंपनियां बड़ी होती थी। तो सरकार क्या चाह रही है? धीमे धीमे उन कंपनियों को बेच दो। बेचने से जो प्राइवेट सेक्टर से पैसा है उसको सड़क बनाने में, रोड बनाने में, उनमें लगा दो। रोड भी प्राइवेट लोगों से बनवा लो और रोड बनाने में जो रोड पर चलेगा वो पैसे देगा, टोल देगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है, एक सरकार सोचती है सही है, इसकी आलोचना भी हो सकती है और इसका पक्ष भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। पक्ष तो ये हो सकता है कि सब टूटी फूटी सड़कें होती थी, सरकार के पास पैसे नहीं होते थे, आज सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। आलोचना ये हो सकती है कि कुछ ही लोग सड़क पर चलने वाले लोगों से बहुत सारा पैसा वसूल करते हैं, ज़्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि गरीबी और अमीरी में होने वाले भेद को रोका जाए। मतलब कोई ज़्यादा अमीर हो गया है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा के
उसको ज़्यादा अमीर करने की ज़रूरत नहीं है। गरीब आधा भाई, ऐसे मान लो गरीबी अमीरी क्या है, एक टैंकर पानी है, किसी ने एक टप भर के रख लिया है, किसी पे एक गिलास है, किसी पे एक कटोरी है, वो हमारा धन है। तो ऐसे धन के लिए खींचा खांची है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, ठीक है सबके पास हो, लेकिन किसी के पास ज़्यादा क्यों हो जाता है, किसी के पास ज़्यादा सिर्फ इसलिए हो जाता है कि सारा खेल इसका है। इसका मतलब भाग्य का नहीं, दिमाग का है। तो दिमाग से एक व्यक्ति ज़्यादा खींच लेता है, उसकी समझ ऐसी होती है कि वो ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। सारे धन को सबको इक्वल कर दिया जाए, अगले 10 साल में दोबारा कम ज़्यादा हो जाएगा सब पे, क्योंकि जो जैसे दिमाग का आदमी है, जैसे स्वभाव का आदमी है, वो वैसा ही कर लेगा। कोई ज़्यादा धनवान हो जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा। जो रोड पे भीख मांगता रहता है, उसका ये स्वभाव है, भीख मांगना उसका स्वभाव है, भिखारी बने रहना उसका स्वभाव है। और कोई आदमी भिखारी की स्थिति पर हो जाए, जब उसके पास कुछ न रह जाए, लेकिन उसका स्वभाव धनवान बनना है, तो वो ये मान लीजिए कि पहले दिन वो झाड़ू लगाएगा, फिर वो धनवान हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? तो इसके लिए बनाए हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कि लोक कल्याणकारी काम करे सरकार, इसलिए बड़ा हो गया। तो आपने देखा कि ऐसे अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए, इनकी वजह से भारत का संविधान बड़ा हुआ। ऐसे ही प्रेसिडेंट से संबंधित कि प्रेसिडेंट की क्या पावर होगी, कब कब उसकी पावर्स का यूज होगा, वो लिखी गई। प्रेसिडेंट की पावर्स को ज़्यादा लिखा गया, प्रधानमंत्री की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा नहीं लिखी हुई हैं। प्रधानमंत्री पावर यूज कैसे करता है, राष्ट्रपति की पावर्स का यूज करता है। तो पावर किन की लिखी हुई है? प्रेसिडेंट की। तो ये लिखने का स्वरूप है। ऐसे ही राज्यपाल की पावर ज़्यादा लिखी हुई है, मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं लिखी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री क्या करता है, उन पावर्स का यूज करता है। ऐसे ही चूंकि किसी भी देश में इमरजेंसी हो सकती है, किसी भी देश के साथ युद्ध हो सकते हैं, किसी भी देश के साथ कुछ भी हो सकता है, तो जो स्थितियां हैं, तो वो भारत में उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए। ये भी प्रोविजन बनाए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करोगे। ये भी प्रोविजन बनाए कि केंद्र और राज्य, मतलब राज्यों का समूह है, और उसको हम कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ। तो भारत क्या है? एक संघ है, स्टेट्स का एक समूह है, एक ग्रुप है। तो उनमें खींचतान हो सकती है, उसमें खींचतान कम से कम हो, इसके लिए भी प्रोविजन बनाए। क्या? अलग अलग खींचतान किस चीज पर हो सकती है? शक्तियों पर हो सकती है, प्रशासनिक शक्तियों पर हो सकती है। तो केंद्र के और राज्यों के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में बताया कि ये पावर आपकी, ये आपकी पावर। इसके अलावा क्या और हो सकती है? कानून बनाने के संबंध में हो सकता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया। धन के लेवल पे हो सकती है, क्योंकि टैक्स इकट्ठा हो रहा है, राज्य कहते हैं कि हमें दो, सेंटर कहता है हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव है। जैसे राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में आज बीजेपी की सरकार है, उनमें खींचतान रहती है। सेंटर क्या चाहता है? राज्य को पैसे न दिए जाए, जिससे वहाँ की पब्लिक ये कहेगी कि ये सरकार खराब है, ये मुख्यमंत्री खराब है, वो हारेगा, फिर बाद में हम आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ की सरकार तो फिर हार जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया
कि उनके जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, क्या क्या होगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, तो ये सारा का सारा लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, तब आप ये बता सकते हैं जितनी बात जो चर्चा मैंने अभी आपसे की है कि भारत का संविधान इसलिए बड़ा है। इस संविधान का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कोई एक लाइन में ही पूछे, टू एस्टेब्लिश पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो लोक कल्याणकारी राज्य आज नहीं है और हमेशा रहेगा। मतलब लोक कल्याण क्या है? जो कुछ भी सरकार करे लोगों के लिए करे, लोगों के हित के लिए करे, ये लोक कल्याण है। ठीक है ना, पब्लिक के लिए करे। अब बात आती है कि ये तो बातें थीं, मैंने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में आपको एक सामान्य बातें आपके दिमाग में रखने की कोशिश की। अब बात आती है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी प्रीएम्बल पे बनता है, प्रस्तावना। प्रीएम्बल पे एडीजे में 2 बार क्वेश्चन आया है, राजस्थान का हायर जुडिशियल सर्विस में, और बहुत सारे एग्जाम्स में 2 बार आया है, 2-3 बार, कई बार आया है। तो आपको सिर्फ याद नहीं करनी है, समझनी है। इसका मतलब याद तो करनी ही है, समझ कर करनी है।